नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीएस सेंटर पर। तो दोस्तों, हम फिर से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम पढ़ने वाले आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है ये हिस्ट्री के अंदर आता है। तो अधिकतर क्या होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन आर्ट एंड कल्चर को भूल जाते हैं। लेकिन आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्या, जैसे टीसीएस वगैरह करा रहा है, तो जितने भी जैसे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, तो लगभग टीसीएस इनको कराता है। जैसे आप एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स ले लो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि वो आर्ट एंड कल्चर से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहे हैं। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लें, किसी भी जीएस पोर्शन में उठा के देखें, तो टीसीएस क्या कर रहा है कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठा के डाल रहा है। बच्चा क्या करता है कि हिस्ट्री वगैरह पढ़ गए, हमने सारी पढ़ ली, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट सारी हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन क्या करते हैं कि हम आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक होता है उसको हम छोड़ देते हैं। अब वही टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा क्या खतरनाक सिद्ध हो जाता है कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम जितना जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली हमने, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके आर्ट एंड कल्चर की चीजें आती है, कला और संस्कृति से, उसको हमने छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया है तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो आजकल मेन जो एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके नॉर्मली नहीं पूछते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर पाया जाता है, किसने खोज करी, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। वो उसके जो इंटरनल जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है उससे उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं। अच्छा, उसमें क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं? जैसे मान लीजिए बोल दिया कि जो पशुपति की मोहर मिली थी, तो पशुपति मोहर की दाईं ओर कौन से जानवर थे या बाईं ओर कौन से जानवर थे, या आसन पर कौन सा जानवर बैठा था, या इनमें से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, या वहां पर जो मर्दभांड थे किस प्रकार के मर्दभांड मिले, या वहां पर जो टेराकोटा थी उस कौन सी विधि से बनती थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो डाल देते हैं। ठीक है, अब बच्चा वहीं पर चूक जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय पूछा जा रहा है। अभी सीजीएल वगैरह मेंस वगैरह हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे डांसर्स के बारे में पूछते हैं, डांस फॉर्म के बारे में पूछते हैं, त्योहारों के बारे में पूछते हैं। तो हम इसको पूरी की पूरी एक सीरीज में खत्म कर देंगे और फिर इसको लगातार रिवीजन करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आर्ट एंड कल्चर में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा कला, हड़प्पा के बारे में और वास्तुकला के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम केवल वही पढ़ेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है कि हड़प्पा में जो हड़प्पा सभ्यता थी क्या थी, सबको पता होगा, इस इतिहास सब लोगों ने पढ़ा है कि आज से लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। एक उन्नत सभ्यता थी। अब उन्नत सभ्यता का मतलब है कि क्या आज की हमारी सभ्यता वो उन्नत नहीं है? तो बिल्कुल। आज अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में जो, जैसे अगर एग्जांपल में ले लें हम वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, आज हमारी नालियां हैं, नालियों में पानी भर जाता है, बरसात हो जाती है, पानी सड़क पे आ जाता है, लेकिन वहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हमसे कहीं ज्यादा आधुनिक थी। तो हमसे वो आधुनिक थी, तो अभी भी हम हड़प्पा के बराबरी नहीं कर पाए। लेकिन क्या होता है कि ये सभ्यता ज्यादा नहीं टिकती है, और मतलब प्रमुख कारण तो नहीं पता रहता है कि किस कारण इनकी खत्म हो गई, लेकिन अधिकतर ये बोला जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई। अब ये सभ्यता थी कहाँ से? तो ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है। अब तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसके प्रमाण मिले हैं। तो आपका जैसे आलमगीरपुर तक, उत्तर प्रदेश वगैरह में, यहाँ तक इसके बहुत सारे स्थल पाए गए हैं। बाकी आपका मिली राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बाकी पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान में 2 साइटें हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार शेप में फैला हुआ था। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इतिहास में भी पढ़ लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं हड़प्पा और उसकी वास्तुकला के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डाल देते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, देखो बच्चों को 2 नाम याद रहते हैं, एक तो हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने करी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी, तो मोहनजोदाड़ो की, ये हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं कि बड़ा स्थल। अब वो पूछ देते हैं कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है, तो राखीगढ़ी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, वो कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताना कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, मेहरगढ़ को। तो मेहरगढ़ में भी बहुत सारी चीजों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे आपका जौ वगैरह के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ में। अच्छा, मेहरगढ़ काफी मेन इंपॉर्टेंट स्थल रहा है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो चाहे पाषाण काल हो। तो पाषाण काल से भी संबंधित रहा है कौन सा, मेहरगढ़। तो इसको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का जो अग्रदूत कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, तो मेहरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि ईंटों का प्रयोग, ईंटों को किसके गारे से जुड़ते थे, तो जिप्सम के गारे थे। इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता में ईंटें बनाई जाती थी, देखो मकान पक्की ईंटों के बनते थे। ठीक है, और उन ईंटों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता था, जिप्सम का। ठीक है, क्या अब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है क्या वहां पर एक ही मंजिला मकान थे या 2 मंजिला थे, तो वहां पर 1 मंजिल के भी मकान थे और 2 मंजिल के भी मकान थे। स्टेटमेंट बना के भी वो दे सकते हैं। तो सारी चीजों से हमें तैयार रहना है कि एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिप्सम की जो गारा है उससे किसको जोड़ते थे, ईंटों को जोड़ते थे। अब ईंटों का जो साइज था
वो जो उनका पसंदीदा साइज था वो कौन सा था, 4:2:1 का, ठीक है, 4:2:1 का उनका रेशियो था। रेशियो से भी वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो किससे जोड़ते थे, जिप्सम के गारे से जोड़ते थे। आगे हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी स्मारक जो संरचनाएं नहीं मिली है। अगर हम बात करें तो क्या हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण पाए गए हैं क्या, या मंदिर वगैरह के प्रमाण मिले, या बड़ी संरचनाएं कहीं देखने को मिली हैं, तो बड़ी संरचनाएं देखने को नहीं मिली है। अच्छा, बड़ी संरचनाओं से मतलब है जैसे आप मिस्र की सभ्यता को देखते हैं तो मिस्र में बहुत बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं, वो भी आज से लगभग 5,000 के साल, लगभग 5,000 साल पुराने हैं। तो वो प्रमाण मिस्र में बनाए गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसे कि आपको मिस्र की सभ्यता मिल जाएंगे या मेसोपोटामियन सभ्यता मिल जाएंगे, सुमेरियन सभ्यता में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बना के वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्मारक हैं उनकी बड़ी बड़ी स्मारक की संरचनाएं मिली हैं, तो नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई संरचना नहीं मिली है जैसे कि मेसोपोटामियन सभ्यता में या मिस्र की सभ्यता में या सुमेरियन सभ्यता में मिली हुई है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि मूर्तियां बनाने में वो किसका अधिक उपयोग करते थे, तो स्टेराइड का। तो जब वो मूर्तियां बनाते थे तो स्टेराइड का यूज करते थे मूर्तियों को बनाने में, ठीक है। अब मूर्तियों को बनाने, जैसे मूर्ति किसकी बनती थी, जानवरों में अगर बात करें तो कुबड़ वाला बैल, जो कुबड़ वाला सांड है जिसको वो फाख्ता भी बोलते थे, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीसीएस तक में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्रमुख जो मानते थे वो लोग जानवर में, तो कुबड़ वाला सांड, ठीक है। तो कुबड़ वाले सांड की बहुत बार जानवर की वहां पर मूर्तियां मिली हैं, गेंडे की मिली है, बाघ की मिली है, हाथी की मिली है, भैंस की मिली है, बाइसन की मिली है, बकरी की मिली है, मार्कोर की मिली है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कौन कौन से जानवरों की मिली हुई है। एग्जाम में डाल देते कि इनमें से कौन से जानवर की नहीं मिली है। अब उन्होंने मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया शेर, तो शेर के प्रमाण तो नहीं देखे गए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि किस चीज का साक्ष्य नहीं मिला है, तो गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, इसको भी ध्यान रखना है कि गाय का साक्ष्य नहीं दिया गया, ये नोट करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का साक्ष्य नहीं है, लेकिन बाद में जो वैदिक सभ्यता आती है वहां पर गाय को पवित्र पशु माना जाता था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नहीं थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में हमें गाय देखने को मिलती है, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे है कि देखो कुबड़ वाले सांड को भी इंपॉर्टेंट है, इसको फाख्ता बोलते थे, ये इनको पवित्र पशु उस समय वो लोग माना करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं पशुपति मोहर के बारे में। तो पशुपति मोहर काफी इंपॉर्टेंट है कि पशुपति मोहर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो अब बात करें अगर वो दाईं ओर, कि मोहर के दाईं ओर कौन बैठा है, मतलब दाईं ओर का मतलब है सीधे हाथ की तरफ। तो जो मोहर है तो मोहर के सीधी ओर कौन बैठा है, तो गेंडा बैठा है और भैंसा बैठा है, दोनों ही भारी भरकम जानवर है, तो ध्यान रखना है। एक दाईं ओर कौन बैठा है, सीधे हाथ पर, सीधे हाथ पर मान लो वजन ज्यादा है, अब वजन ज्यादा है तो कौन बैठा है, गेंडा बैठा है और भैंसा बैठा है। और बाईं ओर कौन बैठा है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हाथी और बाघ है, तो हाथी भी काफी जोरदार, लेकिन दाईं तरफ कौन है, हाथी और बाघ बैठे हुए हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि आसन के नीचे कौन बैठा हुआ है, जो पशुपति मोहर पर बैठे हुए हैं उनके आसन के नीचे कौन बैठा हुआ है, तो वो बैठे हुए 2 हिरन बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, 2 हिरन। यहाँ पर जानवर भी पूछ सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मूर्तियां जो बनाते थे वो किस प्रकार से बनाते थे, तो कांसे की मूर्तियां बनाते थे। अब कांसे की मूर्तियां कौन सी विधि से बनाते थे, इसे बोलते थे सियरे पर्ड्यू, ठीक है। कौन सी विधि थी, सियरे पर्ड्यू तकनीक से बनाते थे। अब सियरे पर्ड्यू तकनीकी का मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने मिट्टी का सांचा, पहले मिट्टी का सांचा बनाया, अब मिट्टी को सांचे करके वो खोखला करते थे और छेद कर दिया, ठीक है। तो छेद करने के बाद फिर उसमें क्या करते थे, कांसा भर दिया, भरने के बाद उसको तोड़ दिया, तो मिट्टी टूट गई, लेकिन वो आकार किसका ले लिया, आकार ले लिया किसका, मूर्ति का। तो कौन सी विधि थी, सियरे पर्ड्यू विधि से वो लोग बनाते थे। इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति निर्माण कला थी ये कौन सी विधि से होती थी, तो सियरे पर्ड्यू तकनीकी से किया जाता था, ठीक है। अब इसमें कौन सी मूर्तियां बनाएंगे, जैसे आपको मूर्तियां मिली कांसे का बैल, जो कांसे का बैल है वो कहां से मिला है, तो वो मिला है कालीबंगा से। अच्छा, कालीबंगा कहां पर है, तो ये आपका राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। तो कांसे का बैल कहां से मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। अगला है नर्तकी की मूर्ति। तो नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका साइज जो 4 इंच, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि कांसे की मूर्ति का साइज कितना था, तो 4 इंच इसका साइज था। अगर उस समय देखा जाए तो विश्व में, दुनिया में सबसे पुरानी जो तांबे की मूर्ति थी ये वही थी, कि कौन थी, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी, दुनिया की सबसे पुरानी तांबे की मूर्ति है, ठीक है। ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम टेराकोटा मूर्तियां। टेराकोटा मूर्तियां जो बनती थी वो कौन सी बनती थी, पिचिंग विधि, ठीक है। पिचिंग विधि भी आपके सियरे पर्ड्यू की तरह ही होती थी, इसको ध्यान रखेंगे। अब इस विधि से कौन कौन सी मूर्तियां मिली है, मातर देवी। अच्छा, मातर देवी को सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत पूजा जाता था, मातर देवी की उपासना की जाती थी। मतलब अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानवरों की भी पूजा करते थे,
मातृ देवी मतलब महिलाओं की बड़ी इज्जत थी वहां पर। आज का अगर देखा जाए, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं कि आज के समाज में और प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो आज की व्यवस्था के अगर देखते हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर महिलाओं की बहुत इज्जत होती थी। आजकल तो ठीक है, बाद में कभी कभी मेंस वगैरह एग्जाम में पूछ देते हैं वो लोग कि वर्णन कीजिए कि महिलाएं इस समय ज्यादा आजाद हैं या पहले ज्यादा आजाद हुआ करती थी। तो मेरे हिसाब से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, एग्जाम में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मातृ देवी की मूर्ति टेराकोटा विधि से बनती थी और सींग वाले देवता का मुखौटा, तो वो एक सींग, जो सींग होते थे सींग वाले देवता का मुखौटा पहनते थे। जैसे हमारे यहाँ टीवी सीरियल्स वगैरह में राक्षस मुकुट बनाए रहते हैं, दो सींग निकले रहते हैं, तो उस टाइप में सींग वाले देवता का मुखौटा किस विधि से बनता था? तो टेराकोटा मूर्तियां, टेराकोटा विधि से बनता था। आगे अगर हम बात करें तो मर्दबांड, देखो कहीं किसी भी जगह का आपको किसी भी इतिहास, किसी भी सभ्यता का इतिहास जानना है तो वो आप कुछ प्रकार से जान सकते हैं। या तो लिखित प्रमाण होने चाहिए, या मर्दबांड होने चाहिए, या टेराकोटा वगैरह होना चाहिए, या आपको क्या होने चाहिए, सिक्के वगैरह, साक्ष्य वगैरह होने चाहिए। तो इससे हम किसका पता लगा सकते हैं? उस जगह के इतिहास का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मर्दबांड कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के, एक तो सादे थे, दूसरे कौन थे? चित्रित। तो एक सादे हुआ करते, दूसरे चित्रित। अब चित्रित भी 2 प्रकार से, 2 कलर का यूज होता था। एक था आपका कौन सा रंग? लाल रंग। कौन सा था? लाल रंग। और दूसरा काला। लाल रंग किस लिए यूज होता था? ये होता था आपका रंगने के लिए, और काला रंग डिजाइन बनाने के लिए। तो दोनों ही रंगों को ध्यान रखना है कि मर्दभांड कैसे थे। एक तो सादे भी हुआ करते थे और कुछ रंगीन भी। जैसे आज भी हमारे यहाँ जो कुम्हार वगैरह हम बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन, तो क्या करते हैं कि जब शुरुआत में बनाते हैं तो वो मिट्टी का रहता है, फिर बाद में पका देते हैं, और पकाने के बाद किसी में कलाकृति कर दी जाती है, कुछ सादे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से उस समय भी ऐसा बना करता था। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कपड़ों की, तो कपड़े किस प्रकार के यूज करते थे वो लोग? तो कपास के कपड़े यूज होते थे और ऊन के। अगर फैशन के मामले में देखा जाए तो फैशन के मामले में वो लोग बड़े सजग थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो पहले के जो पुरुष थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो क्या करते थे? वो गहने बहुत पहनते थे। महिलाओं की तुलना, मतलब अगर महिलाओं को जैसे ही गहने पहनते थे, आजकल तो पुरुष नहीं पहनते कि कानों में बाली वगैरह लटकाए, गाले में मालाएं वगैरह लटकाए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है कि पुरुष जो थे वो महिलाओं के समान ही क्या करते थे? जेवरों को धारण करते थे। तो फैशन के प्रति वो लोग बड़े सजग थे, कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट जो बेहतरीन उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दाढ़ी वाले पुजारी। अधिकतर जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो दाढ़ी वाले पुजारी है, उनकी दाढ़ी है, इस तरीके की मूर्ति मिलती है। तो सबसे सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है वो किसका है मूर्ति का? वो है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक है, तो ये लगभग आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिए। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि काशी की मूर्ति के बारे में पूछ दिया गया है, कितने इंच की है, विश्व की सबसे पुरानी है। बाकी जिप्सम के गारे का ईंट का साइज पूछ दिया गया है, बड़ी संरचनाएं हैं या नहीं है। ठीक है, कौन सा जानवर पाया जाता है, गाय के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले हैं, या पशुपति मोहर के दाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको लगातार पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर को हम पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम है उसका डर निकालना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और हम बच्चे पढ़ के जाते हैं कुछ और वहां पे कुछ और आ जाता है। तो टीसीएस को भी एकदम लाइन में लगाना है। ठीक है, तो इसको लगातार पढ़ो, पूरे का पूरा हम लोग आर्ट एंड कल्चर खत्म करने वाले हैं इसमें। तो इस तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।